नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार की उच्च शिक्षा संबंधित बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में फिर से एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई है। आप कहेंगे अब कौन-सी घटना घटित हो गई? तो देखिए, ये जो घटना घटित हुई है, इससे वर्तमान के तो अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे ही होंगे और आने वाले समय में जो कि एक संभावना मात्र है, नहीं पता ये परिकल्पना सिद्ध होगी या नहीं होगी कि 2025 में भी नई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। तो जो ये परिकल्पना है या वर्तमान में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा चेंजेज़ आ सकता है या आ रहा है। वो क्या है? वो मामला है आपके अंक जो कट रहे थे, उस कटने अंकों के कटने पर शायद अब लगाम लगने वाला है। किस तरह के अंक? तो वो रिसर्च पेपर के अंक की बात हो रही है, टीचिंग एक्सपीरियंस के अंक की बात हो रही है। देखिए, माननीय न्यायालय में बैक टू बैक एक 2 बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्डर आया है। अभी से फाइनल ऑर्डर नहीं कहेंगे, ये ओरल ऑर्डर है। एक आता है 12/9/2024 यानी 12 सितंबर को और एक जो कि आज आया हुआ है 13/9/2024 13 सितंबर को। ये बड़ा ही फ़िल्मी ढंग से इसको एक तरह से आर्ग्यूमेंट वहाँ पे होता है। दुर्भाग्य है कि ये इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो रही है, नहीं तो क्या अच्छा रहता कि आप सभी को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी दिखा पाता। एनीवे लेकिन फिर भी कोर्ट के अंदर भी बहुत सारी जो-जो चीज़ें हुई हैं हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल उन सभी एक-एक पहलू से अवगत है। तो आपको सभी बातें बताएँगे और आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कि आने वाले वर्तमान नियुक्ति में तो बेनिफिट होगा ही होगा और दूरगामी भविष्य में भी जो वैकेंसी आ रही है, उसमें भी लाभान्वित अभ्यर्थी होंगे। आखिर ऐसा क्या है? सबसे पहली बात देखिए इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण अंक था जिस पर कि आयोग द्वारा कैंची चलाई जा रही थी वो था रिसर्च पेपर और अनुभव। आपके बीए में कितना नंबर मिलता है उसके आधार पर नंबर फिक्स है, उसमें आयोग नंबर नहीं काट सकता है। आपकी पीएचडी में कितना मिलता है वो फिक्स है, उस पे आयोग नंबर नहीं काट सकता है। एमए, बीए, पीएचडी, नेट, जेआरएफ इस पे नंबर नहीं काट सकता, तो आयोग नंबर काट कहाँ रहा था? आयोग आपके एपीआई स्कोर निर्धारण करने में एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो निर्धारित कर रहे थे, ये रिसर्च पेपर में नंबर काट रहे थे। जबकि इन्होंने विज्ञापन में क्या कह रखा था? विज्ञापन में कह रखा था कि हमें पीयर रिव्यूड और यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में अगर आपका पेपर पब्लिश है तो दे दीजिए, वो एक्सेप्ट होगा। ऐसा कहीं भी इफ बट ऐसा कुछ भी नहीं था पूरे विज्ञापन में कि नंबर कटेगा। लेकिन जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती है तो क्या होता है अभ्यर्थी के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर कटना शुरू हो जाता है, जिसके आधार पर उनका चयन नहीं होता है। तो देखिए इसी संबंधित 2 महत्वपूर्ण ऑर्डर आए हुए हैं। ये अभी ओरल ऑर्डर है और ओरल ऑर्डर वास्तव में किसके लिए है? तो ये केमिस्ट्री के अभ्यर्थियों के लिए है जिन जिन अभ्यर्थियों द्वारा ये कोर्ट केस किया गया था। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी द्वारा कोर्ट केस किया गया था। ये देखिए जो आज जिनका ऑर्डर आप देख रहे हैं जिनके बारे में आया है ये रवि शंकर जी हैं और ये इसमें एडवोकेट कौन है तो मिस्टर अमित श्रीवास्तव सीनियर एडवोकेट हैं, मिस्टर प्रशांत भूषण जी हैं और मिस्टर आदित्य आनंद जी हैं। आदित्य आनंद जी के नाम से तो आई थिंक आप सभी परिचित होंगे। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे कई बार आपने इन्हें देखा भी है। तो ये हैं एडवोकेट और कल के भी बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा केस किया गया था। बहुत सारे एक लंबी फ़हरिस्त है। ये सभी देखिए केमिस्ट्री विषय से हैं, ठीक है? देखिए घटनाक्रम जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों के संग होता क्या है कि इन्हें इंटरव्यू कॉल नहीं आता है। कारण बहुत सारे थे। अच्छा इन सभी का अपना जो सेल्फ कैलकुलेशन था, जो आयोग ने एपीआई इसको निर्धारित करने के लिए जो रूट चार्ट बना रखे थे, उस रूट चार्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना सेल्फ कैलकुलेशन किया तो किसी का 91 स्कोर बन रहा है, तो किसी का 89 बन रहा है, 86 बन रहा है। लेकिन फिर भी इनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा था कि इनका रिसर्च पेपर या एक्सपीरियंस में नंबर काट दिया गया है, इस वजह से इन्होंने कोर्ट केस किया। देखिए हम ऑर्डर की एक-एक बारीकी पहलू को नहीं लेके चलते हैं। आपको सिंपली बता देते हैं हुआ क्या और वहाँ पे बहस में क्या-क्या रोचक बातें हैं बस वो चीज़ें आपको बता देते हैं, आप सारी इस बातों का सार समझ जाएँगे। तो आपको पहले बता देते हैं हुआ क्या और वहाँ पे बहस किस तरह से वो बताते हैं। पहले आप जानिए हुआ क्या, तो हुआ ये है कि केमिस्ट्री विषय से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी कोर्ट केस किए थे कि उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, उन सभी को माननीय न्यायालय द्वारा रिलीफ देते हुए इंटरव्यू के लिए प्रोविज़नली तौर पर एलिजिबल किया जाता है और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है कि रिज़ल्ट प्रकाशन पर 26/9/2024 तक रोक लगा दी जाती है, यानी 26 सितंबर तक। और ये अगला इस केस का अगला लिस्टिंग भी देखिए 26 सितंबर 2024 को ही है। और जो आज वाला मैंने केस दिखाया, इसमें भी देखिए जो नेक्स्ट डेट है, इसको भी उसी के संग क्लब कर दिया गया है। इसमें भी जो नेक्स्ट डेट है, वो आपको 26 तारीख तक ही इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए लिस्ट दिस केस ऑन 26/9/2024
इसको भी 26/9/2024 के लिए लिस्ट किया जा रहा है, राइट? तो दोनों केसों को एक तरह से क्लब कर दिया किया गया क्योंकि नेचर ऑफ केसेस भी इक्वल इक्वल थे। अब हम बताते हैं वहाँ पे रोचक बहस किस चीज़ को लेकर के हुई और क्या था पूरा मुद्दा। देखिए, आप भी जान रहे हैं कि यहाँ पे ये रिसर्च पेपर और एक्सपीरियंस में नंबर काटे जा रहे हैं और जम के काटे जा रहे हैं। रिसर्च पेपर में क्या आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जैसे कि यहीं देखिए, यहाँ पे नंबर काट दिया गया अभ्यर्थी का, क्या कहा जा रहा है? एनआरसी मतलब नॉन रिकॉग्नाइज्ड, नॉन रिकॉग्नाइज, एनआर यानी नॉन रिकॉग्नाइज्ड। इसी तरह आगे भी हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक और आपके लिए आरटीआई हम लाए हैं, इनकम्प्लीट आर्टिकल, इनकम्प्लीट आर्टिकल, इनकम्प्लीट आर्टिकल, डू करके, मतलब सेम ऐसा ही, सेम ऐसा ही। मतलब इनकम्प्लीट आर्टिकल के आधार पे इन्होंने नंबर काट दिया। और इसी तरह वहाँ पे क्या देखा आपने, जो और मैंने एक आरटीआई दिखाया था, नॉन रिकॉग्नाइज्ड मतलब आपका जनरल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड। चौथा भी क्या था? नॉन रिकॉग्नाइज्ड। इस तरह से अभ्यर्थी का नंबर काट दिया गया रिसर्च पेपर में। अब जिस अभ्यर्थी को मिलना चाहिए 6-10 अंक, वहाँ पे अभ्यर्थी को मिला कितना? 6 अंक। यहाँ पे भी देखिए अभ्यर्थी को कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे अभ्यर्थी को मिलना चाहिए 10 अंक, लेकिन अभ्यर्थी को मिला कुल कितना? 0 अंक। अब प्रश्न उठता है, ये नंबर काटे किस आधार पे जा रहे थे? और यही कोर्ट भी जानना चाहा, यही माननीय न्यायालय भी जानना चाहा कि आखिर आप नंबर किस आधार पे काट रहे हैं। इसके लिए आयोग से इन्होंने एक काउंटर फाइल करने के लिए बोला कि आप काउंटर फाइल करें कि आप नंबर किस आधार पे काट रहे हैं। तो ये जो है बंद लिफाफा में ये माननीय न्यायालय के समक्ष एक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। वो जो बंद लिफाफा में दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है वो किसी को नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पिटिशनर के वकील को वो लिफाफा दिया गया, नहीं। वो केवल जज साहब के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जज साहब उसको देखते हैं। अब देखिए ये सब बहस की बातें हैं, यहाँ पर आपको ऑर्डर में नहीं मिलेगा। बहस वहाँ पे क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। जज साहब देखते हैं और फिर पूछते हैं आयोग से कि मिस्टर काउंसलर, आपने केवल 2 शब्द यहाँ पे लिख दिया है कि नॉन रिकॉग्नाइज या इनकम्प्लीट आर्टिकल वगैरह वगैरह, क्या 2 शब्द ही काफी होगा नंबर काटने के लिए? अभ्यर्थी का रिसर्च पेपर यूएस में पब्लिश है। इत्तेफाक से ये जिन जिन अभ्यर्थी द्वारा केस किया गया था, कई तो यूएस में हैं, जर्मनी में हैं, ठीक है? तो यूएस में पेपर पब्लिश है, जर्मनी में पेपर पब्लिश है, इतने क्वालिटी जनरल लग रहे हैं। और ऑब्वियसली साइंस के पेपर तो क्वालिटी वाले होंगे ही, तो क्वालिटी पेपर लग रहे हैं। और आप कैसे ही बात, 2 शब्द आपके एक्सपर्ट द्वारा लिखा गया और नंबर काट दिया गया है, ये कैसे? केवल 2 शब्द, दैट इज इनफ, इट विल बी इनफ? माननीय न्यायालय पूछते हैं। तो नहीं नहीं सर, अब उनके तरफ से काउंटर फाइल जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट कौन? आयोग कहिए, सरकार कहिए, उनके बड़े वकील साहब क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर, जल्दीबाजी में दिया गया है, चूंकि आपने कम समय दिया था इसलिए केवल 2 शब्दों में। तो फिर ये बोलते हैं कि ठीक है, आप डिटेल में प्रस्तुत करिए, आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिटेल में प्रस्तुत करिए कि किस आधार पर नंबर काटे हैं। इसलिए एक तो ये डेट दिया गया कि ठीक है, आप डिटेल में प्रस्तुत करिए 26 तारीख तक। अब मजेदार बात ये है, देखिए जितने भी आरटीआई आए हैं, अब ऐसा तो होगा नहीं वो पूरा लिख करके गए होंगे, एक थीसिस थोड़ी ना लिख करके गए होंगे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए होंगे कि इस अभ्यर्थी का इस कारण की वजह से नंबर काटा जा रहा है। अरे वो सिंपली आयोग से कहे होंगे, अगर वास्तव में सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा नंबर काटा जा रहा होगा तो कहे होंगे, देखिए जी ये इनकम्प्लीट आर्टिकल इसलिए हम नंबर काट रहे हैं, देखिए जी नॉन रिकॉग्नाइज्ड इसलिए काट रहे हैं। इसके अलावा भला क्या ही डिटेल में वो लिख करके गए होंगे। खैर, आने वाला वक्त बताएगा 26 तारीख को, ठीक है, कि क्या होता है। दूसरा इशू क्या था? दूसरा इशू ये था कि एक्सपीरियंस को लेकर के था। माननीय न्यायालय पूछते हैं, जज साहब पूछते हैं कि आप एक्सपीरियंस में फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर रहे हैं? फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए कोई आपने रूल बनाया है? आयोग की तरफ से कहा जाता है कि हाँ सर, उन्हें भी हम नंबर दे रहे हैं। कहें अच्छा ठीक है, आप फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए क्या रूल्स बनाए हैं वो दिखाइए हमें 26 तारीख को। अब वो भी देखने वाली बात होगी 26 तारीख को क्या दिखाते हैं। तो ये थी टोटल घटनाक्रम। अच्छा, इसमें एक बात और आर्ग्यूमेंट होता है कि ये जो जज साहब इस ऑर्डर को रोक देते हैं 26 तारीख तक, तो वहाँ कोई वकील साहब द्वारा क्या कहा जाता है, हम देखिए नाम नहीं लेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को हायर एजुकेशन बोर्ड पे कोई इशू फाइल कर दे कि नाम बदनाम किया जा रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं इसमें कौन कौन बड़े वकील शामिल थे, तो आप खुद ही देख पाएंगे कि बड़े वकील कौन थे। ओके, तो बड़े वकील साहब द्वारा क्या कहा जाता है, सरकार के बड़े वकीलों द्वारा, कि साहब इसमें पूरे रिजल्ट प्रकाशन पे मत रोक लगाइए। जो 4-5 अभ्यर्थी जिनको जिनको इंटरव्यू के लिए अलाउ कर रहे हैं, बस सब्जेक्ट टू मैटर लिखते हुए इस पर रोक लगा दीजिए, यानी कि फलाफल आच्छादित होगा रिजल्ट प्रकाशन से संबंधित। माननीय न्यायालय यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट देते, कहते हैं ये बताइए, आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और इंटरव्यू कंडक्ट करने के ठीक दूसरे दिन बाद आप रिजल्ट निकाल देंगे, और दूसरे दिन बाद रिजल्ट निकालते हैं और मान लीजिए इस अभ्यर्थी का रिजल्ट भी हो जाता है, ठीक है, या फिर इस अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं होता है और
किसी क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी इसका सब्जेक्ट टू मैटर रखा गया है और आप इसके जगह पे किसी और का रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं। तो जिस दिन अगर ये केस जीत जाता है और इसका रिजल्ट में नाम आ जाता है, तब तो ऑलरेडी जो चयनित है उनको तो हटाना पड़ेगा। तो एक बार आप रिजल्ट देंगे, फिर इस अभ्यर्थी का चूंकि ऑर्डर जब इस तरह से आ जाता है उसके फेवर में, तब फिर उसको एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस करेंगे। तो ये तो उनके संग एक प्रकार से मजाक होगा ना, कि एक बार उनका रिजल्ट में नाम आएगा, फिर एक बार रिजल्ट से हटाया जाएगा। तो क्यों ना इसको 26 में, और 2 सप्ताह में कौन सी ऐसे पहाड़ टूट जाएंगे। तो फिर चलिए 2 सप्ताह के लिए रोकते हैं, आप सारा काउंटर फाइल करिए। इन्होंने 2 सप्ताह के लिए रोक दिया। ठीक है, ये थी पूरी आर्ग्यूमेंट। अब देखिए, हायर एजुकेशन, मुझे नहीं लगता है कि हायर एजुकेशन वर्ड चैनल से ज़्यादा देखिए ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये बढ़बोली वाली बात नहीं होगी। हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को इतनी बारीकी से देखा है कि कहीं ना कहीं अगर इस नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कहें कि हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल एक पीएचडी कर ली है इस नियुक्ति प्रक्रिया पे, तो कमतर नहीं होगा। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वह आप सभी अभ्यर्थी, आपके जो एडवोकेट हैं, उनके लिए बड़ा ही रेलिवेंट होने वाला है। क्योंकि आपके एडवोकेट भी कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, जिससे आपका केस स्ट्रॉन्ग बने, आने वाले भविष्य में केस स्ट्रॉन्ग बने। वो क्या है? देखिए, आयोग फिर से दलील देगा कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है, इसका नंबर काटे हुए हैं अपने अपने एग्जामिन के आधार पे। अब आपके एडवोकेट क्या दलील दे सकते हैं? वो ये दलील दे सकते हैं कि साहब ये जो जितने भी जर्नल पब्लिश होते हैं, ये पीयर रिव्यूड जर्नल होते हैं। वहाँ पर भी उस जर्नल का एडमिशन या एडमिट जो किया जाता है, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही जाँच करके उसको पब्लिश करते हैं। हर जर्नल का एक अपना सब्जेक्ट एक्सपर्ट का टीम होता है और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जाँच करते हैं, इसके बाद उसको पब्लिश करते हैं। तो सर, क्या वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट गलत हैं जिसको जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है, और ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट सही हैं? और अगर ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट सही हैं तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट गलत कैसे हो गए? और अगर वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट का निर्णय गलत है, तो क्या उस जर्नल में जितने भी पेपर पब्लिश हैं, क्या आप सभी अमान्य कर देंगे? या फिर उसमें किसी को आप स्वीकृत करेंगे और किसी को स्वीकृत नहीं करेंगे? अगर किसी जर्नल के किसी-किसी आर्टिकल को आप स्वीकृत करते हैं और किसी-किसी आर्टिकल को अस्वीकृत करते हैं, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि आप अपने मन से कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने पूरे नियुक्ति प्रक्रिया के विज्ञापन में ऐसा कहाँ कह रखा था कि इस रिसर्च पेपर को सब्जेक्ट एक्सपर्ट एग्जामिन करेंगे? विज्ञापन में कहीं लिखा हुआ है क्या? ये भी नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी बात, ये रिसर्च पेपर जितने भी पब्लिश हुए हैं, वो तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा, पीयर रिव्यूड जर्नल का मतलब क्या होता है? अलग-अलग पैनल द्वारा आपके रिसर्च पेपर का एग्जामिन किया जाता है, इसके बाद पब्लिश होता है। यूजीसी केयर हो या पीयर रिव्यूड हो, इथिकली तो यही होता है। इथिकली तो यही होता है। तो जब आप एक तरह से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट को क्या काट सकता है क्या? और अगर काट रहा है, तो किस आधार पे काट रहा है? या तो फिर तब तो फिर वो जनरल ही गलत है ना पूरी तरह से। उस जनरल में किसी भी पेपर को आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही बात है, अगर क्वालिटी के आधार पे आप अगर नंबर काट रहे हैं, तब तो फिर हम कहेंगे कि आप ही फिर जनरल डिसाइड कर दीजिए, कौन-सा जनरल क्वालिटी वाला, कौन-सा नहीं क्वालिटी वाला है। और वो भी छोड़िए ना, अगर आयोग के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आ रहे हैं और उनको जो उचित लग रहा है, बस उसी को नंबर देंगे, तो रिसर्च पेपर पब्लिश्ड ही होना ज़रूरी है क्या? आप रिसर्च पेपर एक डमी नोट्स मँगा लीजिए, छोड़िए पब्लिकेशन। आप नोट्स ही मँगा लीजिए रिसर्च पेपर का, बिना पब्लिश, और देख लीजिए जिसका क्वालिटी वाला नोट्स रहेगा, बस उसको कह दीजिए कि हाँ, भई आपको नंबर दे रहे हैं, जिसका क्वालिटी वाला नहीं रहेगा, नहीं दे रहे हैं। कर तो आप यही रहे हैं ना? जब पब्लिश हो गया है, इसके बावजूद आप नंबर किस आधार पे काट सकते हैं? आप एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को गलत ठहरा रहे हैं ना? यानी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट गलत हो गया और आप सही हो गए। और मुझे ताज्जुब इस बात पे आती है कि बड़े-बड़े वकील, हम नाम क्या ही लें, आप तो देख ही रहे हैं ना कितने बड़े-बड़े वकील इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तुहिन शंकर, वाई.वी. गिरी, पी.के. शाही और भी बहुत बड़े-बड़े वकील साहब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसमें क्या दलील दी जाती है? आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से जो वकील आते हैं, कि जज साहब को ये कहा जाता है कि आप इसमें और डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिसीजन देते हैं। तो एक आप सभी के वकील जो पिटिशनर हैं, उनके वकील के लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये बन सकता है कि साहब ये जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश है, ये भी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के ही द्वारा डिसाइड किए गए हैं। तब यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट को कैसे काट सकता है? और काट रहा है तो उसका ग्राउंड क्या है? फिर यही डिसाइड कर दें कि जनरल कौन-सा होगा, कौन-सा नहीं होगा। और फिर आखिर फिर इन्होंने पीयर रिव्यूड और यूजीसी केयर ऐसा कांस्टेंट सब दिया ही क्यों? जब अपने मनगढ़ंत से रिसर्च पेपर को पब्लिकेशन पे काटना था। एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा, और ऐसे आधार पर अगर इस तरह से आप डिबेट करेंगे,
वकील साहब लोग के लिए है कि अगर इस तरह से आप डिबेट करेंगे तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि 29 अप्रैल को ये जो 26 अप्रैल नहीं, सॉरी गलती हो गई, 26 सितंबर को जो ये नेक्स्ट डेट है, उस दिन आपको ज़रूर इसमें एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए होगा और आप केस जीत जाएँगे। क्योंकि ये बड़ा ही क्वेश्चनेबल है, रिसर्च पेपर पे जो नंबर काटा जा रहा है ऑन द क्वालिटी बेसिस पे। हाँ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये जाँच करना चाहिए कि ये रिसर्च पेपर फर्जी है या ओरिजिनल है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पटना यूनिवर्सिटी के गेट के सामने और कहाँ-कहाँ नाम लें, पूरे देश में क्लोन जर्नल का एक फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्लोन जर्नल क्या होता है? ओरिजिनल जर्नल का ठीक डुप्लीकेट जर्नल। उसमें बीच-बीच में आर्टिकल को घुसा करके ये दुकान वाले, पत्रिका वाले पेपर पब्लिश कर देते हैं। तो एक प्रकार का वो क्लोन जनरल है। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को अगर सच में देखना था तो बस ये देखना था कि ये जनरल क्लोन जनरल है या ओरिजिनल जनरल है। ये देखना चाहिए था, न कि रिसर्च पेपर की क्वालिटी, क्योंकि रिसर्च पेपर की क्वालिटी तो ऑलरेडी एग्जामिन की जा चुकी है पीयर रिव्यूड बोर्ड के द्वारा। रिसर्च पेपर जो मैगजीन है उसके बोर्ड के द्वारा, तब फिर क्या जांच करना? एक बार पैनलाइज के द्वारा जांच कर ही दिया गया तो क्या जांच करना? आपको जांच करना था रिसर्च पेपर क्लोन है कि नहीं। रिसर्च पेपर जो है वो बुक पब्लिश हुई है जिस बुक में, वो फर्जी है ओरिजिनल है। आश्चर्य लगता है, यूएस, जर्मनी, इज़राइल, मतलब इतने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन संस्थानों के, विदेश संस्थानों के इतने क्वालिटी क्वालिटी कैंडिडेट के रिसर्च पेपर में आप नंबर काट दे रहे हैं और किस आधार पे कि नॉन रिकॉग्नाइज्ड, तो ये इनकम्प्लीट आर्टिकल वगैरह-वगैरह। अरे जो ऑनलाइन जर्नल है आप उसकी वेबसाइट पे तो जाके देखिए ना। ऑनलाइन जर्नल क्या वेबसाइट पे जाके आप नहीं चेक कर रहे हैं? तो फिर आप कैसे चेक कर रहे हैं कि ये जर्नल पब्लिश है जो ओरिजिनल जर्नल में है कि क्लोन जर्नल में है? अगर आप इस आधार पे नंबर काट दे रहे हैं क्योंकि इनकम्प्लीट आर्टिकल अभ्यर्थी ने लगाया, चलिए हम मान लेते हैं कि अभ्यर्थी ने केवल सिंगल पेज लगाया। तो अगर अभ्यर्थी ने सिंगल पेज केवल लगा रखा है, वहां पर आईएसएसएन नंबर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको तो जा करके कायदे से बुक की जांच करनी थी ना कि ये जो पब्लिश हुआ है ये वास्तव में ओरिजिनल बुक है या फर्जी बुक है। अगर वो आप जांच नहीं कर रहे हैं, केवल क्वालिटी देख रहे हैं कि रिसर्च पेपर इसने जो लिखा है वो क्वालिटी वाला है कि नहीं, तो छोड़िए फिर क्या जरूरत है पब्लिकेशन की। आप सिंपल रिसर्च पेपर का एक पीडीएफ मंगा लीजिए बिना पब्लिश और देख लीजिए, जो क्वालिटी वाला पेपर लिख रहा है उसको नंबर दे दीजिए, जो नहीं लिख रहा ना दीजिए। सिंपल है फॉर्मूला। तो मुझे लगता है इतने सारी बातें आपके वकील साहब के लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है जो कि आपके लिए पॉजिटिव बन सकता है। ठीक है? और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए तो जज साहब ने खुद ही पकड़ लिया है। देखते हैं ये लोग का क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं 26 सितंबर को कि विदेश के विश्वविद्यालयों के लिए क्या कर रहे हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया कि वर्तमान की नियुक्ति प्रक्रिया और भविष्य की नियुक्ति प्रक्रिया दोनों में क्या बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो जो रिसर्च पेपर में मनमाने ढंग से नंबर काटा जा रहा था वो तो पहले रुक जाएगा। अगर इसमें विजय हासिल हो जाती है तो रिसर्च पेपर में जो मनमाने ढंग से नंबर काटा जा रहा था वो रुक जाएगा। और अगर वो रुकता है तो वर्तमान में भी जो नियुक्ति प्रक्रिया चले उनके लिए भी फायदेमंद होगा और भविष्य में जो आने वाले समय वैकेंसी आएगी उसके लिए भी फायदेमंद होगा। देखिए, इसके लिए तो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल ने सदा ही आवाज़ उठाई है, लेकिन आयोग ने बहुत सारी आवाज़ों को सुना। लेकिन जिस चीज़ में जो कि इथिकल ग्राउंड बन रहा था, जिसमें ये कहीं न कहीं आयोग वाले लोग बेनिफिट ले सकते थे या पता नहीं क्या कर सकते थे, तो उस आधार पे ये लोगों ने उस चीज़ को नहीं माना है। फाइनली आप सभी जितने भी लोग कोर्ट केस किए हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आपकी वजह से कहीं न कहीं आने वाले समय में सबको शायद बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, एक बात और है, क्या इसमें जो ऑर्डर आता है इसका बेनिफिट सबको मिलेगा? तो जी नहीं। इसका बेनिफिट जिन्होंने कोर्ट केस किया है केवल उन्हीं को मिलेगा। देखिए, ये होता क्या है ना, जो अभ्यर्थी आच्छादित होते हैं अगर वो कोर्ट केस करते हैं तो अमूमन वो ऑर्डर केवल उन्हीं के फेवर में आता है और उसका बेनिफिट केवल उनको होता है। हाँ, ऐसा संभव है कि इस तरह के बहुत सारे मैटर को लेकर के अगर कोर्ट केस किया जाएगा, तब ऐसा हो सकता है कि एक जनरल ऑर्डर आ सकता है जिसका कि बेनिफिट आने वाले समय में सबको मिलेगा। और हो सकता है अभी चूँकि बहुत कम अभ्यर्थी नहीं थे जिन्होंने केमिस्ट्री में केस किया है, अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी थी, तो ऐसा संभव है कि यहाँ पर भी एक जनरल ऑर्डर आएगा जिसका इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर रिसर्च पेपर वाली ही बात कहें, अगर वहाँ पे वो आयोग के माननीय न्यायालय की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि आपको बस ये देखना है क्लोन जनरल है कि नहीं, फर्जी जनरल है कि नहीं, क्वालिटी नहीं देखनी है, क्वालिटी ऑलरेडी देखा जा चुका है। अगर इस तरह का ऑर्डर आ जाता है तो ऑब्वियसली सबके पेपर फिर नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बड़ा ही सार्थक होगा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनके नंबर कभी भी कट सकते हैं, किसी भी स्टेज में कट सकते हैं, किसी को नहीं पता। तो उनके लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव ऑर्डर निकल के आएगा आने वाले समय में।
आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, मुझे यह बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा जो मॉक इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को बड़ा ही अच्छा मतलब बहुत ही उत्कृष्ट स्तर पे उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है इंटरव्यू में जाकर के। तो अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं आपके प्रदर्शन में एनहांस आए और आप सच में चाहते हैं कि नहीं इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करें, तो मुझे लगता है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। वैसे ही आपकी इच्छा के ऊपर अगर आप चाहते हैं मॉक इंटरव्यू में भाग लेना, तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को मॉक इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, जिससे आप अपने इंटरव्यू में शार्पनेस ला सकते हैं। खैर चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मॉक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप टच करके उसके माध्यम से आप मॉक इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है मॉक इंटरव्यू संबंधित, तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ईमेल आईडी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? ईमेल आईडी क्या है? बहुत सिंपल, highereducationworld2022@gmail.com। इस पर आप ईमेल कर दीजिए और ईमेल करके आप चाहें तो मॉक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट में भी लिंक है। तो चैनल पे आप आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक किया करें, क्योंकि वही मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है, ताकि आपके लिए सूचनाएँ समय पर लेकर आ पाता हूँ। खैर चलिए, और एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया। ये इन लोगों ने क्या बोला माननीय न्यायालय को कि साहब इस तरह से आप अलाउ कर रहे हैं, तब तो आने वाले समय एक बाढ़ आ जाएगी, फ्लड जैसी सिचुएशन होगी। हर विषय में इस तरह से अभ्यर्थी तब तो आ जाएँगे कि हमारा एपीआई स्कोर इतना बन रहा है और मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं किया गया है। जज साहब बोले, किससे मुझे क्या? अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल तो बुलाना ही पड़ेगा। इसमें मैं क्या करूँ? ये तो गलती आपकी है। तो ये एक बड़ा ही पॉज़िटिव है उनके लिए जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए आप घबराइए नहीं, जिनका भी अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है ना, आप खुश होइए, आप इस बात के लिए खुश होइए कि आपका इंटरव्यू में देर हो रही है। क्योंकि मुझे लगता है इस नियुक्ति प्रक्रिया में जिनका सबसे आखिर में होगा इंटरव्यू, शायद वो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया सबसे आखिर में होगी, जिस विषय की भी सबसे आखिर में होगी, उस विषय में जितने भी चेंजेज़ होने वाले होंगे, पॉज़िटिव चेंजेज़, सब कुछ हो चुके रहेंगे। इसलिए उनको सबसे ज़्यादा इसका लाभ मिलने वाला है, जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया जितना देर हो रही है। इसलिए देर से ना घबराएँ, देर होगा, दुरुस्त होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, देर हो लेकिन दुरुस्त हो। तो दुरुस्त के लिए थोड़ा देर आपको सहन करना पड़ेगा। तो चलिए, आप वेट करिए अपनी बारी का। और एक चीज़ और, मॉक इंटरव्यू संबंधी जो मैंने बोला है, आप अगर अभी से अपनी कमियों को जान पाएँगे, तो अच्छे से अपनी कमियों को वर्क कर पाएँगे। तो मैं तो यही सलाह दूँगा कि आप जल्द से जल्द मॉक इंटरव्यू में भाग लेके रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि आप अपने कमियों को उजागर कर पाएँ और उस पे वर्क कर पाएँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप चैनल को आखिर तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू।